हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। आज मोल कॉन्सेप्ट का है ना ऑफिशियली आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम कुछ बातें और करने के लिए जो छोड़ रखे थे वो हम करने वाले हैं, है ना। बेसिकली हुआ क्या था कि लास्ट टर्न तक हमने सिक्वेंटल रिएक्शन वगैरह ये सब देख लिया था, है ना। मेजर पोर्शन जो था वो हम कॉन्सेप्ट जो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में है ना हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट, खासकर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC, है ना। कुछ और भी साइड टॉपिक्स हैं बट उनका है ना मेन कॉन्सेप्ट का हिस्सा आप नहीं कर सकते। ये तो बचपन से चीज़ें देखते हुए आते हैं ना कि कोई रिएक्शंस है या फिर कोई भी काम है या कर रहे हैं तो उसका कितना प्रतिशत है ना काम लायक है, या फिर हम करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होता है ना कि परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, है ना। ये कुछ साइड टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम कोशिश करेंगे कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं, है ना। आ जाओ, लास्ट टॉपिक तुम कह सकते हो, है ना, इस चैप्टर का प्रिंसिपल ऑफ क्या एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, POAC, है ना। ये क्या कहता है, सुना ध्यान से। ये इसका कहना है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का, आपने ये लाइन तो सुनी रखा होगा, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन यानी कि POAC इज बेस्ड अपॉन क्या, मास, है ना। दैट इज, अगर हम इसकी बात करें समझें तो क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एटम्स, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, है ना। इसमें हम अगर बात समझें तो क्या लिख सकते हैं, मास कैन, है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से बात हम कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब समझ में हमें ये आता है कि POAC जो हम चैप्टर्स या टॉपिक जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो हम देखने जा रहे हैं वो POAC है क्या, है ना, किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं या क्या इम्पोर्टेंस है। तो POAC इज यूजफुल, है ना, फॉर दोज प्रॉब्लम इन विच, है ना, रिएक्शन इज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस, है ना, क्वाइट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस, या तुम कह सकते हो कि और इम्पॉसिबल टू बैलेंस, है ना। कई दफ़े हम देखेंगे, है ना, कि ये जो टॉपिक है POAC, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस कब है, जब हमने पिछले लेक्चर तक हमने ये बातें कर रखा है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन हो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन हो, तो हम जितने भी अभी तक पीछे रिएक्शन पढ़ रहे थे या फिर प्रॉब्लम कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स में एक कॉमन चीज़ ये था कि हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे थे। POAC हमारे लिए तब काम में आएगा जब हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे होंगे या फिर मुश्किल होगा बैलेंस करना, तब उस केस में POAC हम लगाएंगे, है ना। ये तो हुआ कि कब यूजफुल है ना। अब होता है कि POAC कब हम लगाते हैं और किसकी लगाते हैं, तो POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, है ना, इज यूज्ड फॉर दैट एटम, उस एटम की लगाते हैं, है ना, विच इज कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन के दरमियान कोई एलिमेंट पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा तभी हम उस एलिमेंट के लिए POAC अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसका इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गिवन होगा कि वो एटम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर हम बात समझें, है ना, कि कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे, है ना, आप इसे मान लें कि नाइट्रिक एसिड, है ना, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, या फिर यूँ लिख लें, है ना, किसी भी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं इजीली। जैसे एक सिंपल से अगर हम बात समझाएं आपको, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ क्या मिल जाएगा, Al2O3, ये रिएक्शन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के एटम कौन कौन से हैं, एक एल्युमिनियम है और दूसरा ऑक्सीजन है, यही दोनों एटम्स हैं। तो है ना, अब ज़रा बात समझने वाली ये है
कि POSC हम सारे पे अप्लाई करके आपको दिखला देते हैं, है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या कर लिया जाए, 2 नहीं, यहाँ है ना, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 4 कर लीजिए। ये देखिए, है ना, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता, तब तो हम काम कर लेते ईजी मोल मोल मेथड से। कैसे कि मोल ऑफ, है ना, एल्युमिनियम डिवाइड बाई देयर कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई देयर कोफिशिएंट एंड मोल ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एंड डिवाइड बाई देयर कोफिशिएंट। एक तो ये तरीका था प्रॉब्लम को डिस्कस करने का कि किसी का भी इंफॉर्मेशन दे और दूसरे का निकाल ले। POSC जो अप्लाई होता है, तो POSC में हम ये कह सकते हैं कि हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं, वो मैंने तब लिख दिया जब बैलेंसिंग होगा, है ना। मान लो कि ये क्या है, अभी तो क्या है, नॉट बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन एटम पे, क्योंकि एटॉमिक कंजर्वेशन बोलो या मास कंजर्वेशन बोलो, एक्चुअली तो, है ना, एटम क्या कंजर्व होता है, कंजर्व तो मास ही होता है ना, बट बोलते हैं कि एटॉमिक कंजर्वेशन है। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन पे POSC कैसे अप्लाई होगा, तो हम लोग करते क्या हैं कि ऐसे लिखिए, एल्युमिनियम पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करें POSC ऑन एल्युमिनियम, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन ये मैं सिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कि एल्युमिनियम कहाँ कहाँ है, तो इसमें है, तो इस कंपाउंड में सिर्फ, है ना, सिर्फ क्या है, एल्युमिनियम का मोल ले लीजिए, ये एल्युमिनियम का मोल इनटू मल्टीप्लाई बाय देयर एटॉमिसिटी, तो एल्युमिनियम का एक ही एटम है, तो सिर्फ ये X हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में है नहीं तो इक्वलिटी लगा दीजिए और राइट साइड में चले जाइए। अब एल्युमिनियम इस कंपाउंड में है तो क्या लिखेंगे कि मोल ऑफ Al2O3 और मल्टीप्लाई करना है एल्युमिनियम के एल्युमिनियम के एटॉमिसिटी से, तो कितना है जी 2, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा एल्युमिनियम का। इसी प्रकार अगर हम POSC अप्लाई करना चाहें किसके लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए, तो इस पर क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ है, क्या बोलेंगे, मोल ऑफ O2, जिस पे लगाना है, जिस एटम पे लगाना है उस एटम को देखो कि वो किस कंपाउंड में है, तो इस कंपाउंड में है तो इसका मोल एंड मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर इज इक्वल टू, ऑक्सीजन यहाँ है, क्या बोलेंगे, मोल ऑफ Al2O3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 2 इक्वेशन, जो भी अननोन डाटा होगा यहाँ से निकल जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि हम किस पे अप्लाई करें, अभी तो मान लो इस रिएक्शन में 2 ही डिफरेंट आइटम है ना, हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं एक जनरल स्टेटमेंट करके दिखाऊं, तो हम उसी एटम पे लगाएंगे POSC जिसका हमें इन्फॉर्मेशन पता होगा कि कंप्लीट वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट साइड में पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो हम नहीं लगा सकते, और अगर, है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं दिया है किसी एटम के बारे में कि कौन कंप्लीट कंज्यूम हो रहा है, तो भी हम ये काम नहीं कर सकते। ये काम हमारे लिए यूजफुल में तब आएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि कोई भी एटम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो रहा है, कंप्लीट कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, प्रोडक्ट साइड में। ओके, मैं एक जनरल, है ना, करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आओ, जैसे अगर हम बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो, है ना, कि यहाँ पे ऐसे है कुछ रिएक्शन है, ठीक है, कि A2 प्लस B2, है ना, इस तरीके से, और ये C3, तो ऐसे हम मान लें कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कुछ ऐसे हो रहा है ना, A2B4, है ना, इस तरीके से, और C ऐसे लिख लो, ये देखो, है ना, एक बैलेंस रिएक्शन हो गया, अपने आप में मैंने दे दिया कि ये बैलेंस है ना। ये देखो, ये अगर मान लो कि ये बैलेंस होता तो हम काम कर लेते हैं, ये इस तरह से। मान लो कि ये बैलेंस नहीं है, लेट से ये ऐसे है ना, और ये इनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मान लिया जाए कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका, इसे हम समझ सकते हैं, है ना। किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगर इनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है, सुनना, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आइटम क्या है जी, तो डिफरेंट आइटम है, A है, डिफरेंट आइटम B है और C है। अगर POSC हम अप्लाई करना चाहें किस पे, है ना, मान लो ये कोफिशिएंट हटा दो, मुझे ये सिर्फ पता है कि ये केमिकल रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, राइट, और POSC अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट आइटम पे, लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है, मैं जनरल स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। तो हम A पे अप्लाई करना चाहें अगर POSC ऑन A पे, तो क्या बोलेंगे कि A कहाँ है, सिर्फ इसमें है ना, तो क्या बोलेंगे मोल ऑफ A2 एंड मल्टीप्लाई बाई
2 क्योंकि इसमें 2 ही है इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B4C एंड मल्टीप्लाई बाई 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है ना कि अगर बी पे लगाना है तो बी पे कहाँ है, बी यहाँ है, तो मोल ऑफ B6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B4C इंटू 4 बी का, है ना। अगर थर्ड हम इसी पे भी लगाना चाहें तो क्या है, मोल ऑफ C3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ A2B4C। तो जिसका है ना एटम कंजर्व करवाना है जिस एलिमेंट का, वो हमें पता होना चाहिए कि वो कंप्लीट कन्वर्जन कर रहा है। तो इस तरीके से हम बातें करेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है ना, कि POAC इज अप्लाइड ओनली ऑन दैट एटम, है ना, विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। किसी भी रिएक्शन के दरमियान जो एटम कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसी पे हम POAC लगा सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी और इजी भी हो जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड, है ना, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट, है ना, देन कैलकुलेट वेट ऑफ CaO फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी, कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड, है ना, इन एक्सेस ऑफ क्या, ऑक्सीजन, देन क्या पूछा है, कैलकुलेट, है ना, वेट ऑफ CaO इज फॉर्म्ड, जो बनेगा वो। तो मैं एक कहानी आपको ये समझा दूं कि दोनों मेथड से मैं इसको समझा देता हूँ। कैसे, अगर सपोज करो कि कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो कम्बसन यही ना है, CaO मिलेगा। मैं पहले बैलेंसिंग के तरीके समझा देता हूँ। जैसे अगर ये 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते 2 हो जाएगा। इसका 1 ग्राम लिया था, तो ग्राम में तो हम कभी बात करते नहीं हैं, कहाँ बात करते हैं, हमेशा मोल में। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 40 मोल, 40 इसका एटॉमिक नंबर, तो मोल हो गया। अब CaO तो इसका कितना मोल मिल जाएगा जी, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट 2 पर जिसका निकालना हो, जिससे निकालना हो उसका नीचे एंड मल्टीप्लाई बाई 1/40, तो कितना हो गया 1/40 मोल। और वेट पूछा था तो क्या बोलेंगे कि 1/40 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 40 और 16 56, तो इतना ग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14/10 यानी 1.4 ग्राम आ जाएगा ये, राइट। ये हुआ मोल मोल एनालिसिस, है ना, मोल मोल एनालिसिस बैलेंस होगा तो इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इसी में अप्लाई करना चाहूँ सेकंड मेथड जो अभी हमने पढ़ा कि POAC, तो एक टर्म दिया है इस क्वेश्चन में कि कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और मिल कर रहा है CO। हमें बैलेंसिंग नहीं आता है, लेट से, है ना, ये क्या है, अनबैलेंस्ड, राइट। ये क्या है जी, अनबैलेंस्ड है। इसका 1 ग्राम दिया है, तो 1 ग्राम बोलो या इसी को बोलो कि ये 1/40 मोल दिया है, क्योंकि है ना वेट में तो हम काम करने वाले नहीं हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। एक टर्म बोला है कि ये एक्सेस में है, जरा देखना ध्यान से, क्या बोला, एक्सेस में है। इसका मतलब समझ में आया, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कैल्शियम विल बी बिकम 0, है ना। हमारे रिएक्शन बीकर में, है ना, कैल्शियम बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ये हमें समझ में आ गया, ये कम्प्लीटली कंज्यूम होने वाला है। कौन, कैल्शियम। मैंने बताया था ना कि इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा कि, है ना, कि कौन कंज्यूम होगा, तो ये कंज्यूम होगा। तो हम POAC सिर्फ किस पे लगा सकते हैं, तो POAC लगा सकते हैं किस एटम पे, कैल्शियम के ऊपर लगा दो। क्या बोलोगे कि मोल ऑफ कैल्शियम, और सिर्फ एक ही इसका एटोमिसिटी है तो मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ क्या बोलोगे कि मोल ऑफ CaO एंड मल्टीप्लाई बाई भी क्या बोलोगे 1, है ना। तो इसका वेट पूछा था, अब इसका वेट दिया है, तो इसका मोल कितना निकाले 1/40 मल्टीप्लाई बाई मोल ऑफ कैल्शियम, तो वेट यहाँ हो जाएगा, है ना, सॉरी CaO नहीं जी, ये CaO मल्टीप्लाई बाई 1, तो वेट और मोल के लिए क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा इसका मोलिकुलर मास 56। तो अगर यहाँ से वेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 56/40 इज इक्वल टू 1.6 ग्राम। देख रहे हो, ये दोनों जगह क्या है, ये 1.4 हो जाएगा, ये दोनों जगह क्या है, ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 है। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ POC। काफ़ी आसान है, इम्पॉर्टेंट है ना, कई दफ़े यूज में आ जाता है इन चीज़ों का, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं वो देख लेते हैं, राइट। आ जाओ, मैं मिटा देता हूँ इसे, आ जाओ, है ना। जैसे परसेंटेज प्योरिटी की बात आती है, POAC में फिर से अगर तुम्हें रिमाइंड करवाऊँ तो क्या है जी, तब अप्लीकेबल है जब रिएक्शन का बैलेंसिंग पॉसिबल ना हो या फिर हम बैलेंस करना में समर्थ ना हो, है ना, एक चीज़ है। दूसरी बात, ये तो कंडीशन हुआ, अप्लाई भी तब होगा जब हमें ये पता होगा कि किस एटम के लिए करना है। तो वो एटम कैसे हम लोग देखते हैं, वो एटम तब हम बताएंगे जब वो पूरी तरीके से हमें मालूम हो कि वो कम्प्लीटली कंज्यूम होकर प्रोडक्ट साइड में जा रहा है। ओके, अब है परसेंटेज प्योरिटी, है ना, परसेंटेज प्योरिटी। ये क्या होता है कि जैसे हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन करा है उसमें बोला है कि इतना ग्राम ऑफ समथिंग रिएक्ट विथ इतना ग्राम ऑफ समथिंग, है ना। तो उतना ग्राम ऑफ समथिंग रिएक्ट तब कर जाएगा उतने ग्राम ऑफ समथिंग के साथ, यानी कि इतना ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विथ इतना ग्राम ऑफ बी। तो ये जो ए का उतना ग्राम लेते थे, है ना, x ग्राम या y ग्राम कुछ भी लेते थे, तो रिएक्ट जो कर जा रहा है वो तब हम कर रहा है जब उसको 100% प्योर माने हैं। जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बोले कि, है ना, कि 100 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट विथ, है ना, 50 ग्राम ऑफ बी हैविंग 80% प्योरिटी ऑफ ए। मतलब कि अगर ए का मान लो कि 100 ग्राम ले रहे हैं और बोला जा रहा है कि उसकी प्योरिटी 80% है, तो 100 ग्राम में सिर्फ उसका 80 ग्राम ही अप्लीकेबल है रिएक्शन के लिए, बाकी 20% जो वो इम्प्योरिटी है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका ये मीनिंग है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी की थोड़ी सी हम बात समझाएं आपको, ये परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है ना। तो इसका एक, है ना, मैं फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा डिफाइन करवा देता हूँ कि क्या होता है। सो कि एक सैंपल में, है ना, एक सैंपल में कई सारी कहानियाँ होती हैं कि इम्प्योरिटी भी होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि वेट जो रिएक्ट कर गया, है ना, रिएक्ट कर गया, और वेट जो गिवन था, है ना। तो ये हो गया कि वो पार्ट जो फ्रैक्शन में आ गया कि जो रिएक्ट किया। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बता देगा कि एक्चुअली में प्योरिटी क्या है परसेंटेज का, राइट। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ या फिर एक स्टेटमेंट दूँ तो बड़ा आसान लगेगा। जैसे मैं ये बोलूँ कि 100 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा 100 ग्राम NaOH ही है, मतलब कि 100% प्योर है ना जी। लेकिन मैं ये बोलूँ कि 100 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH, है ना, सैंपल ऑफ NaOH हैविंग व्हाट 80% प्योरिटी, है ना, 80% प्योरिटी। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम का सैंपल है। ये देखो, ये जो वर्ड आया ना सैंपल, इसका मतलब कि सिर्फ NaOH नहीं है, NaOH का एक सैंपल है जिसमें NaOH सिर्फ 80% है। तो 100 में अगर हम बात करें, इस 100 ग्राम में NaOH कितना रह जाएगा सिर्फ, तो NaOH रह जाएगा सिर्फ 80 ग्राम, और जो इम्प्योरिटी है वो हो जाएगा कितना 20 ग्राम। ये कहानी है पूरा का पूरा परसेंटेज प्योरिटी का। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे, है ना, देखें थोड़ा सा क्या है। सो ठीक है, मैं इसे पहले मिटा देता हूँ। ये देखें, ठीक। तो इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, जरा हम लिखेंगे, है ना। बोला है 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl हैविंग 73% प्योरिटी। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 200 ग्राम सैंपल ऑफ HCl, है ना, हैविंग क्या 73% प्योरिटी। तो तुम देखो तुम्हारे पास प्योरिटी गिवन है ना जी, तुम्हारे पास प्योरिटी क्या है, गिवन है। कैलकुलेट वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वेट ऑफ, है ना, NaOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। ये देखो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये रिएक्शन किसका है, HCl प्लस NaOH का। ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन है, NaCl सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में दम क्या है ज़रा समझना ध्यान से, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्सा ये हो जाता है इस मामले में कि हमारे पास HCl नहीं है, HCl का सैंपल है जो 200 ग्राम है। अब इसका कितना हिस्सा रिएक्शन के लिए जाएगा वो डिपेंड करेगा इसके प्योरिटी, इसकी प्योरिटी 73% है। यानी एक्चुअली में जो HCl हमारे पास है वो 200 ग्राम का 73% है ना। तो ये 2 से कट जाएगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना ग्राम 146 ग्राम जो है वही अवेलेबल है रिएक्शन के लिए। तो लिख दो ये 146 ग्राम हो गया, है ना। मोल निकाल दो, इसका कितना हो जाएगा 146 अपॉन कितना हो जाएगा 36.5, है ना जी, ये मोल हो गया। तो पूछा कि इसका कितना वेट लें, तो इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, है ना। तो कैसे निकलेगा, इसका मोल पता चल गया, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो 1/1 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस क्या 146/36.5,
यही होगा ना, इसका मोल मिल जाएगा, तो इसका मोल भी उतना ही आ जाएगा 146/36.5। लेकिन ये आया इतना मोल, पूछा इसका मास कितना लगेगा, है ना, कितना मास चाहिए, इसके मोल में इसके मोलिकुलर मास से गुना कर दो, तो दिस इज 146/36.5 एंड मल्टीप्लाई बाई द मोलर मास ऑफ NaOH, कितना हो जाएगा 23 + 17 40 हो जाएगा ये, है ना। तो इतना ग्राम इसका यूज होगा। तो तुम देख रहे हो किस तरीके से है, बस एक लाइन जुड़ गया है कि ये बस सैंपल जुड़ने से प्योरिटी देना पड़ता है, और जो एक्चुअली में पहले हम यही यूज कर लेते थे 200 ग्राम, उसके जगह पे पहले इसका, है ना, प्योरिटी निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। आ रही है बात समझ में, ये सिंपल है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं कुछ और साइड टॉपिक्स है जो मैं कवर कर देता हूँ, है ना, काफ़ी आसान होता है ये चीज़ें, आप कर सकते हो, क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। परसेंटेज यील्ड है ना, क्या होता है परसेंटेज यील्ड, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ परसेंटेज यील्ड का क्या होता है सब, ठीक है। जैसे परसेंटेज यील्ड मतलब होता है प्राप्त होना, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने रिएक्शन करवाया N2 का H2 के साथ, है ना, तो क्या मिलता है 2 मोल अमोनिया, यही ना है जी। अब जरा अगर थोड़ी सी बात समझी जाए, है ना, कि अगर हम N2 का 5 मोल लेते हैं, ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या सोचेंगे कि इसका 5 मोल खर्च होगा, तो इसका कितना मिलेगा, 1 से इसका 2, तो इसका कितना मोल मिल जाएगा, इसका 10 मोल मिलेगा बच्चे, यही मिलेगा 10 मोल। तो ये है एक्चुअली प्रोडक्ट, है ना, जो एक्चुअली में मिलेगा, है ना। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है किससे, कैलकुलेटेड, है ना, थियोरेटिकली, है ना, या हम ये निकाल सकते हैं थियोरेटिकली, है ना, क्वेश्चन में। लेकिन अगर तुम समझो कि 10 मोल मिलना था और सपोज करो कि हमें मिला 8 ही मोल, है ना, होता क्या है ना, ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, इसको हैबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा टैंकर लगा होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भरे जाते हैं, दोनों को जब मिलाया जाता है तो अमोनिया मिलता है। तो इतने बड़े टैंकर में सपोज करो कि कुछ गैस लीक कर गया, तो एक्सपेक्टेशन तो था भैया कि हम इतना मिला रहे हैं तो इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिला 8 ही मोल, तो ये 2 मोल जो खर्च हो गए तो रिएक्शन नहीं हो पाया, लीक हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन ये जो है ना, ये एक्चुअली नहीं, इसको बोलो थियोरेटिकली प्रोड्यूस्ड, है ना, इसको बोलते हैं थियोरेटिकली, है ना, प्रोड्यूस्ड, ये मिला है हमें। थियोरेटिकली तो हमें यही मिलेगा ना कि इसका 5 इसका 10, एक्सपेक्टेशन तो हमारी यही है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं TP, थियोरेटिकली प्रोडक्ट। और ये मिल रहा है कि 8 मोल मिल रहा है एक्चुअली में, तो इसको बोलेंगे एक्चुअली, है ना, प्रोड्यूस्ड, इतना हमें एक्चुअली में मिला, हम एक्सपेक्टेशन ये था, इसको बोलेंगे AP, है ना। ये रहा हमारा एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से हम देखने वाले हैं कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है ना। तो अगर थोड़ी सी बात समझें, है ना, कि परसेंटेज यील्ड निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट कर सकते हो, या तो वेट ले लो, अभी तो हम लोगों ने मोल बात किया ना, वेट की जगह पे मोल भी ले सकते हो, और यहाँ वेट की जगह पे भी मोल, दोनों में से किसी का रेशियो, वेट बाई वेट का भी रेशियो, मोल बाई मोल का रेशियो, है ना। और यहाँ ऊपर जो होता है वो होता है एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, है ना, कि वाकई में कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो ये क्या हुआ एक्चुअली प्रोड्यूस, और ये क्या है थियोरेटिकली प्रोड्यूस, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 100 से, ये देखो। तो ये तरीका है परसेंटेज यील्ड निकालने का, काफ़ी आसान है, कर सकते हो। मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको डील करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। मैं सबसे पहले इसे मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ नोट कर ली होगे। या तो वेट बाई वेट का रेशियो या मोल बाई मोल का रेशियो, ये हमें निकालना पड़ेगा, है ना। ये एक्चुअली प्रोड्यूस जो होगा वो या तो पूछा जाएगा, है ना, टू बी आस्क्ड, या फिर हमारे क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये 2 फंडे हो सकते हैं, और ये हमें निकालना होगा क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। जरा सुनना ध्यान से, क्या है सो, आ जाओ देखो, आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं, है ना। क्या बोला है कि SO2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या मिल रहा है जी SO3। इसको बैलेंस कर लें, क्या बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये यहाँ से अगर ये कर दें 2, है ना, और ये यहाँ कर दें 2, तो ये 2 सल्फर, है ना, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। इसका बोला है कि 12.8 ग्राम लिया गया है, तो ये तो वेट हो गया, है ना। अगर मोल की हम बात करें तो मोल क्या हो जाएगा 12.8 डिवाइड बाई देयर मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 64। ये कितना आ जाएगा जी 0.2, इसका मोल 0.2 है, तो ये 0.2 मोल इनिशियली था,
तो ये जो थ्योरेटिकली प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा 0.2 मोल से ये भी 0.2 ही मोल मिल जाएगा, ये देखो है ना। और इसको चेंज कर दो मास में, तो 0.2 एंड मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 80 इसका मोलर मास होता है, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, दिस इज 16 ग्राम, है ना। ये देखो ये 16 ग्राम हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं, है ना, ये 16 ग्राम, और वो जो दिया हुआ है वो कितना था 6 ग्राम मिल रहा है। हमें कहना है कि इतना अगर हम लेंगे तो हमें 16 ग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना मिल रहा है 6 ग्राम। तो ये जो है ये थ्योरेटिकली प्रोड्यूस कितना आया है, वेट जो आया है थ्योरेटिकली प्रोड्यूस वो 16 ग्राम आया है ना। और वेट जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है वो कितना दिया है जी 6 ग्राम दिया है। तो परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं कि होना चाहिए था 100%, लेकिन 100% यील्ड थोड़ी हुआ है ना, कितना हुआ है। तो क्या बोले थे कि एक्चुअली प्रोड्यूस का मास ले लो, मास बाई मास का रेशियो भी हो सकता है, मोल बाई मोल का, मोल निकालोगे तो कट ही जाएगा, है ना, मोलर मास। तो 6/16 और गुने क्या हो जाएगा, दिस इज 100, तो कट करो तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, है ना, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, 75/2%, है ना, ये परसेंटेज यील्ड है। तो इसी के साथ है ना आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम बात किया हम लोगों ने। तो मेरे तरफ से मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समाप्त होता है ना। अगले टर्न पर पूरे मोल कॉन्सेप्ट के होल कॉन्सेप्ट पे, है ना, पूरे कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ, है ना, समराइज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे, है ना, चीज़ें आपके साथ सही हुई होगी, है ना, आपने सीखा होगा। अगले क्लास में या फिर अगले टर्न पे जब हम मिलेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट का जो मोल कॉन्सेप्ट हमने किया है उस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन जिसे बोलते हैं मोल 2। वहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जैसे रिएक्शन वाली बातें, है ना, कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, मोलरिटी नॉर्मलिटी उससे पहले आएगा। अभी इस चैप्टर के बाद हमारा एक बहुत ही अहम पोर्शन आने वाला है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, है ना। इस तरह से हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जिसे अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये ना सिर्फ 11th में बल्कि 12th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगले टर्न पे हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ऑफिशियली ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। पढ़ते रहो, थैंक यू।